हाँ, तो यहाँ पर जब हमने ये सोल्व किया तो उस केस में ये यहाँ पर ऊपर 2Lx आ जाएगा और नीचे x इज़ वेरी वेरी लेस देन L है। मतलब यहाँ पर जो है L²/4 के कंपेरेबल x को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। मतलब यहाँ पे L²/4 का होल स्क्वायर बनेगा और इसका होल स्क्वायर अगर ओपन करते हैं तो ये हमारे पास जो होगा L⁴/16 और 2Lx आपके पास वैसे है ऊपर। इसको आप फाइनली सोल्व करेंगे तो ये बनता है हमारे पास। सिंस ये क्वांटिटी सारी कांस्टेंट है, यहाँ से हमारे पास जो फोर्स आता है वो F नेट वो है प्रोपोर्शनल टू x के बराबर एंड ये ऑलवेज टुवर्ड्स द सी आएगा। ऑलवेज टुवर्ड्स द सी आने का मतलब ये है कि मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है और ये हमेशा प्रोपोर्शनल टू x है। और यही हमारे पास SHM के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कंडीशन होती है। इसलिए ये यहाँ से ये प्रूव होता है हमें कि जो मोशन जो है चार्ज का वो आपके पास सिंपल हार्मोनिकली मोशन होगा अराउंड द सी वेयर सी बिकम्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन बिटवीन द चार्जेस विच इज़ द मिड पॉइंट। ठीक है। एंड इसका टाइम पीरियड निकालने के लिए जैसे SHM में हमने बताया कि नेट फोर्स जो होता है इन SHM नेट फोर्स हम लिखते हैं F नेट वो होता है m इंटू ए एंड डेट इज m⍵² x के बराबर। m⍵² x के बराबर। तो यहाँ से नेट फोर्स हमने निकाला 32 kQ³ अपॉन L³ इंटू x विच इज इक्वल टू m⍵² x। और ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाती है तो यहाँ पर हमें मिलता है कि ओमेगा जो है वो आएगा आपके पास 32 kQ³ अपॉन L³ इंटू m का अंडर रूट एंड ओमेगा क्या होता है 2π/t के बराबर। तो t इक्वल टू होगा t इक्वल टू आता है 2π अंडर रूट L³ m अपॉन 32 kQ³। ये आपके पास टाइम पीरियड आ जाता है। तो चार्ज का टाइम पीरियड ये रहेगा और हमारे पास फोर्स प्रोपोर्शनल टू x आया मतलब जो है मोशन सिंपल हार्मोनिकली होगा। ठीक। ये चलिए नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सतत आवेश वितरण के कारण कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें जो मेथड है हम लगाएंगे वो मैं बता देता हूँ एक बार। जैसे मान लीजिए कोई भी बॉडी है हमारे पास, इस तरह की कोई बॉडी है, इस पर आपके पास चार्ज जो है कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसके कारण मुझे जो है कोई पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है। जैसे मान लीजिए मुझे इस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है, इस पॉइंट पर, ये कोई भी पॉइंट मैंने ले लिया P पॉइंट। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसमें ये करेंगे कि एक एलिमेंट मैंने लेंगे, एलिमेंट मैंने लिया, एलिमेंट। अब गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जो है उस एलिमेंट पर हम चार्ज ज्ञात निकालेंगे। कैसा, जिस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके अकॉर्डिंग आपके पास इस पे एलिमेंट पर चार्ज आएगा। तो चार्ज ऑन द एलिमेंट हम निकाल सकते हैं, चार्ज ऑन द एलिमेंट, एलिमेंट वो हम लिख सकते हैं dq इक्वल टू
अगर आपके पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो लैम्डा इंटू DL। यही अगर आपके सरफेस पर है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरियल चार्ज डेंसिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इस केस में आप सिग्मा इंटू DA लेंगे। या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ द बॉडी, तो उस केस में फिर रो इंटू DV के बराबर ये आपके पास एलिमेंट पर चार्ज आएगा, चार्ज ऑन द एलिमेंट। फिर आप ये आपने कर लिया, इसके बाद में इस एलिमेंट के कारण यहाँ पर इंटेंसिटी निकालेंगे। जैसे यहाँ पर ये इंटेंसिटी निकाली मैंने DE, ठीक है। तो ये एलिमेंट के कारण तो इंटेंसिटी ड्यू टू एलिमेंट, जिससे इंटेंसिटी ड्यू टू एलिमेंट वो होगा हमारे पास DE बराबर होगा K इंटू DQ अपॉन R स्क्वायर। जस्ट एलिमेंट काफ़ी छोटा लिया है हमने, तो जस्ट इसको आप एक पॉइंट चार्ज एज्यूम कर सकते हैं, बिंदु आवेश एज्यूम कर सकते हैं, और फिर आप जो है ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं पॉइंट चार्जेस के लिए, जो भी था हमारे पास। अब फिर आप जो है इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन मतलब जगह जगह पर ये आप लोगे, और यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर DE डिफरेंट डायरेक्शन में आपके पास इंटेंसिटी आती है। तो जस्ट आपको फिर नेट इंटेंसिटी आप निकालोगे तो वो दिया जाएगा जस्ट इंटीग्रेशन ऑफ DE वेक्टर। ये मेथड हमें लगाना है। इसमें आपको डायरेक्शन का भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर डायरेक्शन आपके पास अलग अलग नहीं आती है एलिमेंट की पोजीशन चेंज करने से, तो उस केस में आप सिर्फ मैग्नीट्यूड्स का इंटीग्रेशन करेंगे। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो फिर डायरेक्शन को भी कंसीडर करना जरूरी है। उस केस में आप एलिमेंट लेकर दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एलिमेंट लेकर आप जो है इनका इंटीग्रेशन सेपरेटली कर सकते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में। एक्स डायरेक्शन में अलग इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, वाई डायरेक्शन में अलग लगा सकते हैं, जेड डायरेक्शन में अलग लगा सकते हैं, एंड देन फाइनली वेक्टर सम देके आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालोगे। तो ये मेथड रहता है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको वही है KQ अपॉन R स्क्वायर लगाना है, सेपरेशन करना, सेपरेट अलग अलग चार्जेस के कारण, फिर वेक्टर सम। तो ओवरऑल वेक्टर सम ही करना है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये मेथड रहेगा। जैसे इस पर क्वेश्चन लें, जैसे मेरे पास जो है कोई एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए एक ये है, और इसके कारण इंटेंसिटी हमें निकालनी है। कोई भी पॉइंट मैं ले लेता हूं यहाँ पर, यहाँ से A डिस्टेंस पर, ठीक है। इस पर इंटेंसिटी हमें निकालनी है। तो लैम्डा में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेके चल रहा हूँ इस पर। तो वही सबसे पहला प्रोसीजर है मेरे पास, ये फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ इसमें। तो सबसे पहले हम एलिमेंट लेंगे इसको निकालने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली आप जो है इंटेंसिटी ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। आप पॉइंट चार्ज पहले आप इसमें कंसीडर करेंगे एक एलिमेंट लेते हुए, देन उसके कारण आप इंटेंसिटी लिखेंगे, एंड फिर उस पॉइंट चार्ज को आप जो है डिफरेंट ओरिएंटेशन पे इसको लेते हुए पूरी रोड के लिए आप इंटीग्रेट करेंगे, एंड फाइनली जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करते हुए इंटीग्रेट करिए। आपको इंटीग्रेशन करते हुए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस दोनों को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर डायरेक्शन सेम आ रही है, डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपके एलिमेंट की पोजीशन वेरी करने से, तो इस केस में आप मैग्नीट्यूड पर ही कंसंट्रेट कर सकते हैं, डायरेक्शन को छोड़ सकते हैं। लेकिन डायरेक्शन बदल रही है तो आपको डायरेक्शन भी ध्यान देना पड़ेगा। बच्चे जो है मेन जो प्रॉब्लम मतलब गलतियां जो करते हैं वो यही करते हैं कि बिना सोचे समझे वो डायरेक्शन को ध्यान रखते नहीं है, जस्ट मैग्नीट्यूड का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। लेकिन मैग्नीट्यूड का इंटीग्रेशन वहीं होगा जहाँ पर डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन अगर डिफरेंट आ रही है ड्यू टू द एलिमेंट, देन फिर यू हैव टू इंटीग्रेशन अलोंग विथ डायरेक्शंस बाय टेकिंग
components in the perpendicular direction and separately integrate in each direction for proper limits। ठीक, तो इसके लिए सोल्व करने के लिए हम ये करते हैं कि मान लीजिए मैंने x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट लिया, ये x डिस्टेंस पर कोई भी एलिमेंट मैंने ले लेता हूँ, जैसे मैंने एलिमेंट यहाँ पर लिया, ये मेरे पास एलिमेंट है x डिस्टेंस पर, ये dx थिकनेस का मैंने एलिमेंट ले लिया। सिंस चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो इस एलिमेंट पर जो चार्ज प्रेजेंट होगा dq वो आएगा लैम्डा इंटू डी एक्स के बराबर, लैम्डा इंटू डी एक्स के बराबर ये चार्ज आएगा। और इस चार्ज को के कारण हम इंटेंसिटी अगर निकालें तो इस चार्ज के कारण इंटेंसिटी जो रहेगी, इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, तो इंटेंसिटी ड्यू टू एलिमेंट वो रहेगा डी ई इक्वल टू के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये, और यहाँ पर वैल्यू हम रख सकते हैं k इंटू लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपके पास। अब सपोज कीजिए आप जो है डिफरेंट पोजीशन पर इसको इंटीग्रेट करते हुए इसको मूव करवाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर लें या इस जगह पर कहीं लें, तो सबके कारण हम डायरेक्शन अगर यहाँ देखेंगे डी ई की तो वो ऑलवेज सेम डायरेक्शन में ही आनी है और वो आपके पास इस तरह से आएगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमने लिया है। ठीक है, तो डायरेक्शन में कोई डिफरेंस है नहीं, जस्ट आपको मैग्नीट्यूड का ही इंटीग्रेशन करना है। तो मैं इसका इंटीग्रेशन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा पॉइंट पी पर वो इंटीग्रेशन ऑफ डी ई विदाउट थिंकिंग अबाउट द डायरेक्शन। एंड फाइनली आप सोल्व करते हैं के लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसका प्रॉपर लिमिट देखें तो x इक्वल टू ए ये यहाँ पर और x इक्वल टू ए प्लस एल ये यहाँ पर। इसको फाइनली सोल्व करेंगे तो k लैम्डा x इक्वल टू, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, x इक्वल टू ए प्लस एल। और फाइनली इसको आप सोल्व करके वैल्यूज निकाल सकते हैं, ये सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास ये मेथड रहेगा इंटीग्रेशन इस तरह से सोल्व करने का। ठीक है, नेक्स्ट जैसे मान लीजिए ये रोड है मेरे पास और मुझे जो है इस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है। जैसे ए डिस्टेंस है, ये पॉजिटिव चार्ज है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी ए है, लैम्डा चार्ज डेंसिटी है और मुझे जो है इस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है, इस पॉइंट के इसके कारण। ठीक है, तो इसमें भी वही हमारे पास मेथड है कि आप जो है सबसे पहले एक एलिमेंट लेंगे। मैंने x डिस्टेंस पर dx का एक एलिमेंट लिया, ठीक है, इस पर आप जो है चार्ज निकाल लेंगे dq इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एक्स, ये चार्ज आपके पास आ जाएगा। अब इस चार्ज के कारण जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा इस पॉइंट पर वो आपके पास ऐसे आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरह से बनेगा। डी ई के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक चीज को ध्यान रखें कि अब मैं डिफरेंट लोकेशन पे लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने जो है एलिमेंट यहाँ लिया, सपोज कीजिए, तो एलिमेंट यहाँ लेंगे तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन बनेगी इसके कारण पी पॉइंट पर वो डायरेक्शन आपके पास कुछ डिफरेंट डायरेक्शन में आएगी। जैसे यहाँ पर देखें तो ये बनेगी, तो डायरेक्शन भी आपके पास चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा ही होगा, डायरेक्शन भी आपके पास चेंज होगी। तो उसके लिए फिर आपको जो है डायरेक्शन को भी कंसिडर करना पड़ेगा और उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर ये एंगल अगर मान लीजिए मैं थीटा लेता हूँ तो यहाँ पर ये एंगल भी मैं थीटा ले सकता हूँ।
तो इसके दो डायरेक्शन में फिर कंपोनेंट ले लेंगे क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। एक तो dEx हो जाएगा और एक आपके पास जो है dEy ये होगा, ठीक है। तो नेट जो है फिर आप जो है x डायरेक्शन में अलग करेंगे सॉल्व इन x डायरेक्शन, तो Ex बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ dEx, ठीक है, और dEx वो बराबर होगा dE कोस ऑफ थीटा के बराबर। और इस तरह से आप जो है सोल्व करते हैं तो k dq अपॉन, अच्छा ये डिस्टेंस r है तो r का स्क्वायर और कोस थीटा भी हम लिख लेंगे अभी, ये कोस थीटा, हाँ। तो देखिए यहाँ पर r को हम लिख सकते हैं k dq लैम्डा इंटू डी एक्स, आर स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये, और कोस थीटा जो है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज ए बाई आर डेट मीन्स ये पावर 3/2 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इंटीग्रेट करते हैं x इक्वल टू, एक्स की लिमिट हमें लगानी पड़ेगी x इक्वल टू 0 टू, मान लीजिए ये लेंथ आपके पास L तक है, ये लेंथ L है, तो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू L के बीच में आप इंटीग्रेट करके इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। सिमिलरली इन y डायरेक्शन भी आप जो है इस तरह से Ey इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी Ey और इसको आप फिर जो है dE साइन थीटा ये रख सकते हैं, इसका भी इंटीग्रेशन आप उसी तरह से सोल्व कर सकते हैं ऊपर। तो ये मेथड रहेगा हमारे पास इंटीग्रेशन निकालने का जब डायरेक्शंस भी चेंज हो रही हो मैग्नीट्यूड के साथ साथ। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, जैसे जैसे चार्ज मूव करता है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो भी आपके पास मूव करेगी चार्ज के साथ में, और वो जो चार्ज जो उसकी स्पीड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के मूव करने की वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है। मतलब जो किसी भी चार्ज के मोशन की वजह से जो उसका इफेक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है ऑलवेज। या यूं भी कहें कि जैसे मान लीजिए मैं किसी भी फील्ड में या किसी भी क्षेत्र में ले जाकर किसी चार्ज को रखता हूं तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड फैलेगा वो आपके पास प्रकाश के वेग से फैलेगा, उतनी बहुत ही कम टाइम में वो सेटल करेगा। तो ध्यान रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मोशन होता है वो हमेशा प्रकाश के वेग से होगा, लाइट स्पीड ऑफ लाइट से होगा। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। अब इसके बाद में आता है आपके पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा हाँ, तो स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा में सबसे पहले तो कूलाम जो बल है, कूलाम जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो एक आपके संरक्षी बल होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, जिसके लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। हमने पढ़ा था 11th में कि सिर्फ जो है कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही हम जो है पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आ रहा है, इससे विद्युत बल जो है वो एक आपके संरक्षी बल बन रहा है, इसलिए इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे। फार्मूला वगैरह सब वैसे ही मतलब जो इलेक्ट्रिक जो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी की जो डेफिनेशन थी वही डेफिनेशन यहाँ पर भी रहेगी, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। हमने वहाँ पढ़ा था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, चेंज
इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, इसके बराबर होता है। जो कि वहाँ डेफिनेशन थी वही डेफिनेशन यहाँ पर भी है। तो हम यहाँ पर जैसे पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज निकाल सकते हैं वो होगा आपके पास नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर ये रहेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी वर्क है वो आप निकाल कर उसका नेगेटिव करोगे तो उसको पोटेंशियल में एनर्जी में चेंज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास रहेगा डेफिनेशन। इसके बाद में जो है मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि चार्जेस की कॉन्फ़िगरेशन के कारण, चार्जेस की जो पोजीशन है उसके कारण जो है उस चार्जेस के सिस्टम में एक एनर्जी स्टोर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। चार्जेस की म्यूचुअल पोजीशंस के कारण, आवेशों की परस्पर स्थितियों के कारण उस निकाय में एक ऊर्जा संग्रहित होगी और वो ऊर्जा कहलाती है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अगर मान लीजिए हम चार्जेस की रिलेटिवली पोजीशन चेंज करते हैं तो उससे रिलेटेड निकाय की एक ऊर्जा चेंज होगी और वो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जस्ट चार्जेस के कॉन्फ़िगरेशन के कारण है, उनकी परस्पर जो स्थितियां हैं उनके कारण जो एनर्जी होगी वो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी रहेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। नेक्स्ट निकालते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस तो हमारा तरीका वही रहेगा कि हम जो है एक आवेश को दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र में गति करवाएंगे। गति करवाकर जो है आप उस जो भी मोशन हो रहा है उसमें आप विद्युत क्षेत्र का कार्य कैलकुलेट करेंगे और उसके विद्युत क्षेत्र का कार्य का जो ऋणात्मक होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो नेगेटिव होगा वो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर आएगा। ये हम जो है मेथड काम में लेंगे पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालने के लिए। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई चार्ज है कैपिटल Q ए पॉइंट पर रखा हुआ है, या ये आपके पास यहाँ पर रेस्ट में है, ठीक है। इसके पास में कोई दूसरा चार्ज रखा हुआ है, स्मॉल चार्ज है ए पॉइंट पर, और ये डिस्टेंस है आपके पास r1 के बराबर, ठीक है। इस चार्ज को हम जो है इस कैपिटल Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है ए से मूव करवा के बी पर लेके जाते हैं। जैसे मैं मान लीजिए मैं इसको मूव करवा के वहां से बी पर लेके आ रहा हूं, ठीक है। दोनों चार्जेस मैंने पॉजिटिव लिए, पहले ये आपके पास ये डिस्टेंस था, ये r1 था, और अब जो है वो आपके पास r2 डिस्टेंस पर ले आते हैं इस स्मॉल q को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसमें यहाँ से यहाँ ले जाने पर आपके पास वर्क करेगा ही करेगा, और वो वर्क हम कैलकुलेट करेंगे। तो वर्क हम कैलकुलेट करें उसको, तो देखिए हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फोर्स लगेगा इस चार्ज पर, इसके कारण वो होगा k/q/r1 का स्क्वायर, ठीक है। इस चार्ज के कारण जब ये इस स्थिति पर पहुंचेगा तब फोर्स होगा k/q/r2 का स्क्वायर। मतलब जो फोर्स का वैल्यू है, जैसे जैसे मैं इसको Q को इधर से इधर मूव करवाऊंगा वैसे वैसे जो है जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो भी चेंज होता जाएगा, वो आपके पास रिड्यूस होता जाएगा। जैसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है आपके पास, जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर कंडीशन में ये स्मॉल q यहाँ ले आया, हम मूव करवा रहे हैं, स्मॉल q जो है मैं इस जगह पर ले आया, यहाँ से कुछ डिस्टेंस मान लीजिए x पर,
तो यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू होगी वो आप लिखेंगे के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब x का मान जो है जैसे से मैं इधर मूव करवा रहा हूँ वैसे से x का मान बढ़ता जाएगा तो फोर्स की वैल्यू जो है उस अकॉर्डिंग चेंज होगी। ठीक है, फोर्स की वैल्यू आपके पास बदल रही है तो कार्य भी लगातार इसको यहाँ से यहाँ ले जाने में कार्य भी चेंज होता जाएगा। विद्युत क्षेत्र का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का जो कार्य है वो भी आपके पास वर्क है वो भी लगातार बदलता जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सोल्व करने के लिए हम ये ले लेते हैं कि मान लीजिए ये जो है किसी इंस्टेंट पर हम इसको x डिस्टेंस तक ले आए और वहां से फिर हम इसको फर्दर डिस्प्लेस करते हैं कोई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx से। ठीक है, dx से हम डिस्प्लेस करते हैं तो इस dx डिस्प्लेसमेंट में यहां पर जो फोर्स लग रहा है इसके कारण जो फोर्स आएगा वो फोर्स आएगा इस तरफ। ये फोर्स आपके पास जो रहेगा वो इधर रहेगा और उसी डायरेक्शन में हम आगे इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वो हम दे सकते हैं dw बराबर df या f लिख लें, f इंटू डी एक्स के बराबर इंटू कोस जीरो। सिंस डिस्प्लेसमेंट और फोर्स आपके पास एक ही डायरेक्शन में इसलिए इनके बीच का जो एंगल है वो जीरो के बराबर आएगा। तो ये वर्क होगा। f की वैल्यू भी हम रख लें तो x यहाँ पर डिस्टेंस है, x यहाँ पर डिस्टेंस है तो जो फोर्स रहेगा वो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ये dx के बराबर, ये वर्क आएगा dw। ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क, देन टोटल वर्क बिटवीन A टू B, A टू B के लिए हम टोटल वर्क निकालें। क्योंकि हम जैसे से यहाँ लेके जा रहे हैं तो वर्क हर स्टेप में चेंज होता जा रहा है, इसलिए हमें जो वर्क निकालना पड़ेगा ए से बी ले जाने में वो इंटीग्रेशन मेथड से ही निकालना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन मेथड अप्लाई करते हैं तो जस्ट जो टोटल वर्क होगा WE वो इंटीग्रेशन ऑफ DWE, और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो WE बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, कांस्टेंट टर्म को हम बाहर रख सकते हैं KQQ कांस्टेंट टर्म है और dx का स्क्वायर dx अपॉन एक्स का स्क्वायर ये होगा। एंड लिमिट होगी हमारे पास x की, x इक्वल टू R1 टू x इक्वल टू R2। ये आपके जो है यहाँ पर ये लिमिट लगाएं तो सोल्व करते हैं इसको। KQQ इसका इंटीग्रेशन आपके पास बनता है -1 अपॉन एक्स, और -1 अपॉन एक्स करते हो तो लिमिट लगाओगे तो फाइनली सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क आपके पास हो जाएगा ए से बी ले जाने में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क ये हुआ। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल सकते हैं अब हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी then change in potential energy, ठीक है, वो होगा डेल्टा U, दैट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो वो होगा आपके पास फाइनल पॉइंट UB था, UA बराबर नेगेटिव KQQ 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये आपके पास जो है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ जाता है। मतलब मैं इसको जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो है UB
माइनस यू ए इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन आर टू माइनस के क्यू क्यू अपॉन आर वन, ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ये आ गई, ठीक है। अब किसी पोजीशन के लिए हमें अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, जैसे मान लीजिए टू चार्जेस का सिस्टम है, कुछ सेपरेशन पर है, तो उस सेपरेशन के लिए, उस चार्जेस के लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, उस पर्टिकुलर सेपरेशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी अगर सिस्टम की लिखनी है, तो फिर हमें किसी एक पॉइंट पर जो है पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ डिफरेंस हमने निकाला है। हम किसी एक पॉइंट पर अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं तो किसी एक पर हमें पहले जीरो लेके चलना पड़ेगा, तब जाके हम जो है ऐसा सोल्व कर सकते हैं। तो हमें रेफरेंस पॉइंट लेना ही पड़ेगा। वो रेफरेंस पॉइंट लेने के लिए हम क्या करते हैं कि मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी जो है आपके पास बी पॉइंट पर जीरो हो जाती है। लेट R2 इक्वल टू इन्फिनिटी। मान लीजिए आप जो है R1 डिस्टेंस से इन्फिनिटी पर आप ले जा रहे हो चार्ज को, R2 इक्वल टू ये, और UB इक्वल टू आपके पास U इन्फिनिटी, और वहां पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ले लिया जाए, और R1 का वैल्यू हम स्मॉल r रखें, देन UA इक्वल टू हम लिख सकते हैं UR। तो ये वैल्यूज अगर मैं इसमें पुट करता हूं तो मेरे पास जो रिलेशन बनेगा फाइनली वो आपके पास आ जाएगा। देखिए रखिए, इसमें UB का वैल्यू हमें जीरो के बराबर रखना है, तो UB इक्वल टू जीरो हो गया, माइनस UA का वैल्यू UR बराबर के क्यू क्यू अपॉन R2 का वैल्यू हमने इन्फिनिटी ले लिया है, माइनस के क्यू क्यू अपॉन R1 का वैल्यू हमने R रखा है। तो UR आप निकालते हो तो ये फाइनली फार्मूला आ जाएगा आपके पास के क्यू क्यू अपॉन R, ठीक है। मतलब दो पॉइंट चार्जेज स्मॉल कैपिटल Q एंड स्मॉल q कुछ डिस्टेंस R पर रखे हों, तो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आपके पास इस तरह से दी जाएगी, के क्यू क्यू अपॉन R के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। हमारा वाला केस था, हमने सेम चार्ज लेके चले थे, तो उसमें वर्क जो है वो आपके पास पॉजिटिव बन रहा था, ठीक है। तो लेकिन मान लीजिए हम सेम चार्ज नहीं लें, अपोजिट चार्ज लें, तो उस केस में जो फोर्स है वो आपके पास जो है अट्रैक्शन का फोर्स होगा, और वर्क आपके पास जो है फिर उस केस में नेगेटिव आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी। तो इसलिए क्या करते हैं कि इसमें जो फार्मूला हमने निकाला कि R सेपरेशन वाले दो चार्जेस का, तो यहाँ पर जो चार्जेस को हम रखते हैं वो विथ साइन रखेंगे। अगर सेम नेचर का चार्ज है, सेम नेचर है चार्जेस के, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी जो है UR वो पॉजिटिव आएगी। लेकिन यही अपोजिट नेचर के चार्जेज होते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपके पास UR वो नेगेटिव बनेगी, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आप इस तरह से ले सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी ये फार्मूला आप लगाओगे के क्यू क्यू अपॉन R के बराबर, तो आपको पता होना चाहिए कि हमने पोटेंशियल एनर्जी कहाँ जीरो मानी है। जब हम जो है इन चार्जेस के बीच में इन्फिनिटिव डिस्टेंस अगर लेते हैं, उस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं जीरो मानता हूँ इस सिस्टम की, तो फिर उस केस में R डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ये रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे।